वाला सेंटेंस बनाओगे, व्हेन के बाद वाला पार्ट हमेशा किस में रहेगा? या तो सिंपल प्रेजेंट में, अगर मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही हूँ, और अगर मैं पास्ट की बात कर रही होती, यहाँ पे मेरा पास्ट में कुछ होता कि ऐसा तब हुआ था जब, ये भी अगर पार्ट पास्ट में होता तो व्हेन के बाद वाला क्लॉज किस में बनता? सिंपल पास्ट। टास्क 1 में जब आप प्रोसेस को डिस्कस करते हो, जहाँ पे बच्चे कहते हैं मैम यहाँ तो कोई डेटा ही नहीं है, साइक्लिक प्रोसेस है, सिर्फ साइकिल को ही तो बताना है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाऊँ? ऐसे जो है वो हमेशा ही कीप्स ऑन करेक्टिंग पीपल फॉर हु एंड हुम। ये इतना कॉमन एरर है कि सोचिए कि इंग्लिश सीरीज में एक इंसान बाकी के अंग्रेजों की एक गलती ठीक कर रहा है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एरर। अब देखिए बॉयज़ क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे ना इन्हें देखते से किसी बच्चे का मन यहाँ पे आर लगाने को कर सकता है, ठीक है, बट अगर मैं इसे कॉमास में लिख लूँ, हु हैज़ 2 बॉयज़। हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई थिंक आई शुड रीनेम दिस सीरीज एज पकी पकाई खिचड़ी पार्ट 1। पकी पकाई खिचड़ी क्यों? ये वर्ड द मोमेंट यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द IELTS टेस्ट विल बी यूज्ड एवरीवेयर। आप बैंड डिस्क्रिप्टर्स खोलेंगे, इतना ज़्यादा यूज़ किया जाएगा कि मैंने तो बैंड डिस्क्रिप्टर्स लगाए नहीं है। वाई? मैं तो नहीं डिस्कस करूँगी आज बैंड डिस्क्रिप्टर्स, बिकॉज आई हैव रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस हियर एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। मैम क्या होते हैं सब्जंक्टिव्स, क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज है, क्यों पढ़ने पड़ते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कौन से यूज़ करें, कैसे करें? चलिए देखते हैं। इसका जुगाड़ भी बताएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप जब स्कूल में रहोगे ना, आपने सुना होगा एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये होता है, वो होता है। इतनी ग्रामर पढ़नी होती तो स्कूल नहीं चले जाते? फटाफट से बताओ क्या हो सकता है, क्विकली आंसर मी कि बस ये कर लो और हो जाएगा। जब हम IELTS की बात करते हैं ना, वी नीड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लेसेस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट पीपल, वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइम, वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स, है ना। कैसे यूज करें क्लॉजेस ऑफ टाइम? टाइम के हिसाब से अगर कोई चीज चेंज करिए कैसे करें? सबसे पहले जब हम बात करते हैं क्लॉजेस की, भूल जाइए क्लॉज क्लूज कुछ नहीं होता। एक सेंटेंस होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट दूसरे पार्ट पे निर्भर कर जाता है। कैसे डिपेंड कर जाते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिंपल टाइम क्लॉजेस कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगा, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, है ना। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, व्हेन आई रीच होम, यू कैन मेक इट इन एनी वे। तो ये जब बनाया मैंने यहाँ पे व्हेन यूज किया, दिस सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपके एग्जामिनर ने ऐसा कोई सेंटेंस देखा आपके स्क्रिप्ट में, दे विल बी अवॉर्डिंग यू अ बेटर बैंड स्कोर, बिकॉज रादर देन सेइंग आई विल कॉल यू फुल स्टॉप, आई विल, दिस विल बी डन वंस आई रीच होम, सभी मुझसे तो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, है ना। आई विल रीच होम एट 8 PM, आई विल कॉल यू एट 8:30। इसे बनाने की जगह मैंने इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया। मैंने कहा कि आई विल कॉल यू वंस आई रीच होम। इसका मतलब आपको कॉल कब आएगी? जब मैं घर पहुंच चुकी होंगी तब, उससे पहले नहीं। तो 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को मैंने जोड़ दिया, एक दूसरे पर निर्भर कर दिया। अब आपको ऐसे कॉल नहीं आएगी, कॉल कब आएगी? जब मैं घर पहुंचूंगी। कितना आसान हो गया। जब ऐसे होता है इन सेंटेंसेस को हम क्या कह देते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कह देते हैं। आसान नहीं है, ठीक है। अब मैम हम IELTS में कैसे यूज करें? The world population, pollution कर दिया मैंने, population will decrease when the government implement stringent laws against birth control। एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना टाइम क्लॉज में कि जब भी आप व्हेन से ये वाला सिचुएशन, ये वाला सेंटेंस बनाओगे, व्हेन के बाद वाला पार्ट हमेशा किस में रहेगा? या तो सिंपल प्रेजेंट में, अगर मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही हूँ, और अगर मैं पास्ट की बात कर रही होती, यहाँ पे मेरा पास्ट में कुछ होता कि ऐसा तब हुआ था जब, ये भी अगर पार्ट पास्ट में होता तो व्हेन के बाद वाला क्लॉज किस में बनता? सिंपल पास्ट में। ये रूल है, ये कॉमन एरर है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, खत्म। दूसरा क्या है कि मैंने आफ्टर से बना लिया होता। ये सेंटेंसेस आपको सबसे ज़्यादा राइटिंग टास्क 2 में तो जगह जगह चाहिए होंगे। राइटिंग टास्क 1 में जब आप प्रोसेस को डिस्कस करते हो, जहाँ पे बच्चे कहते हैं मैम यहाँ तो कोई डेटा ही नहीं है, साइक्लिक प्रोसेस है, सिर्फ साइकिल को ही तो बताना है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाऊँ? ऐसे, इससे बनाओ ना कि जब ऐसा हो जाएगा, अगर मीथेन गैस बन जाएगी तो उसके बाद ये हो जाएगा, वंस मीथेन गैस इज देयर, है ना, इट इज़ पुश टू सम पर्टिकुलर सिस्टम, इट इज़ डाइवर्टेड टू दैट सिस्टम। तो उसके लिए बनाते हैं।
आफ्टर क्लॉजेस क्या है, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट फॉर अ वॉक, जब उसने काम खत्म कर लिया, आफ्टर से बनाया। अब देखो बहुत सिंपल सा इसका रूल है, इसे मैं क्लॉज को, क्लॉज ऑफ टाइम, इसे मैं यहाँ पे कंजंक्शन कह के चल रही हूँ। अगर मैंने अपने कंजंक्शन को बिल्कुल इफ कंडीशनल जैसा है, कुछ सेंटर में यूज़ किया था, मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया था, मगर जब मैंने उससे स्टार्ट किया सेंटेंस, मैंने आफ्टर से सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया या किसी भी कंजंक्शन से कर दिया, जब मैं दूसरा क्लॉज बताऊंगी मुझे सेंटर में उन दोनों क्लॉजेस को डिवाइड करने के लिए क्या यूज़ करना मैंडेटरी है, कॉमा। दैट्स इट, इतना सा ही रूल है, इससे ज़्यादा कोई रूल नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेट करने वाली बात नहीं, जुगाड़ है। अब ये टॉपिक अगर मुझे आते हो तो इमीडिएटली आई विल बी इन द बेटर पोजीशन टू पुट दीज पॉइंट्स। बिफोर क्लॉज कैसा है, बिफोर द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स वी शुड ग्रैब सम फूड, कॉन्सर्ट शुरू हो उससे पहले खाना खा लेना चाहिए, मतलब मेरा खाना खाना कॉन्सर्ट से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। तो ये फिर मैंने दो चीज़ों को डिपेंड कर दिया। इन्हें मैंने क्लॉजेज ऑफ टाइम क्यों कहा, क्योंकि देखो टाइम वाली चीज़ें हैं, ये होने से पहले, ये होने के बाद, जब ये हो जाएगा, तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं हमारे क्लॉजेज ऑफ टाइम है। ठीक है, इसमें कितना आसान है, एक मैंने बनाया व्हेन से, एक मैंने बनाया आफ्टर से, एक मैंने बनाया बिफोर से। ठीक है, वैसे हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। एक है व्हेनेवर से, कि जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कॉल मी व्हेनेवर यू नीड हेल्प, जब भी आपको हेल्प चाहिए हो, जहाँ भी, वेर एवर भी हो सकता था, बट वेर एवर जो होता है वो प्लेस का हो जाता है, टाइम का नहीं होता, वी नीड इट फॉर टाइम। ठीक है, तो ये जब हमने बना लिए दीज आर माई क्लॉजेज ऑफ टाइम, कितने आसान है। अब एक बात बताओ, आइल्स में आपको एक क्वेश्चन आया कि राइटिंग टास्क 1 में आया पहले तो, कि एक साइकिल दे रखा है, ठीक है, उसमें एक चिमनी है, चिमनी में से ऐसे गैस निकल रही है, उस गैस को मैंने एक पर्टिकुलर जनरेटर में डाल दिया, उस जनरेटर को घुमाया, मतलब वो घूमने लग गया, उस पर्टिकुलर गैस की उससे काइनेटिक एनर्जी बनी और वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा ली, हो गया। और ये भी कह दिया कि इसे होने से पहले ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे कुछ दे रखा था लिखा हुआ, तो बिफोर आफ्टर, कितनी इजीली बन जाता है। 4 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो टाइम वाले आपके खट से बन गए, बट ये सिर्फ 4, क्या सिर्फ 4 हैं, नहीं, टाइम की पॉसिटी की वजह से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। हाउएवर वंस भी हो सकता है ना, बाय द टाइम भी हो सकता है, मीन वाइल भी हो सकता है, वाइल भी हो सकता है, ये वाले भी सारे हैं, बट यहाँ पे 4 जो सबसे ईजी हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपको वो बताए जा रहे हैं। क्लॉजेज ऑफ प्लेसेस कौन से होते हैं, जब हम जगह के बारे में कहते हैं कि वहाँ पे, जहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ, जहाँ, कहाँ, जहाँ, आई कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से मुझे माउंटेन्स दिख रहे हैं, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से मुझे कैमरा दिख रहा है, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से मुझे स्मोक डिटेक्टर दिख रहा है, जहाँ, जहाँ से, और फिर उसका मैंने एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर दिया। अगैन दिस इज व्हाट, दिस इज माई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगैन देख रहे हो कौन सा सेंटेंस है, आई एम स्टैंडिंग, मैम ये ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नहीं है, हाँ कैसे है, जहाँ मैं खड़ी हूँ, स्टेट की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आना चाहिए। वेयर, कहाँ से, शी लिव्स इन अ सिटी जहाँ पे, वेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, वो उस शहर में रहती है जहाँ पे, जहाँ और जहाँ पे में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम वेयर और ये अकेला हो गया वेयर, ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये मत कह देना कि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, एक के आगे एक प्रपोजिशन लग रही है जिसने उसका मीनिंग पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। एट विच क्लॉज क्या होता है, वी रीच द म्यूजियम एट विच द आर्ट एग्जीबिशन वॉज बींग हेल्ड, वो वाले म्यूजियम पे जहाँ पे, है ना, एट विच, जिस पर्टिकुलर जगह पे। अब इसे अगर मुझे अपने आइल्स में यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया पॉल्यूशन का, कि उन जगहों पे पॉल्यूशन, रिमोट एरियाज में आजकल पॉल्यूशन होने लगा है, क्यों होने लगा है, क्यों होने लगा है, क्योंकि लोग रिमोट डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करने लगे हैं, उन्हें लगा है कि लो अब नहीं जाते, हमने नहीं जाना कोई, पहले लोग दिल्ली बॉम्बे घूमने जाते थे, आपने देखा होगा, अब लोग या शिमला घूमने जाते थे, अब नहीं जाते, अब वो जाएंगे शिमला के भी अंदर, कसौल के भी अंदर, किसी बहुत छोटे से रिमोट से एरिया में। अब जब वहाँ पे इतने लोग जाएंगे, ऑफकोर्स वहाँ पॉल्यूशन होगा, वहाँ कौन सा वाला क्लॉज लगेगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, हमें सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्लॉजेज ऑफ पर्सन, किसी आदमी के बारे में बात करनी पड़े कि वो लोग, जो लोग ऐसे करते हैं, जिन लोगों का ऐसा होता है, वो कैसा चलेगा। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्लॉजेज ऑफ पर्सन में सबसे पहला क्या है, हु क्लॉज। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम जो हु वाला क्लॉज होता है ना उसे काउंट नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल करते हैं। द वुमन हु इज वेयरिंग अ रेड साड़ी इज द गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है, वो औरत जिसने रेड साड़ी पहन रखी है वो गेस्ट ऑफ द ऑनर है। यहाँ पे अगर मैंने कहा पेरेंट्स who are more careful about
the career of their children are often stressed. वो माँ बाप जो बच्चे के भविष्य को लेकर सारा दिन सोचते रहते हैं वो ज़्यादा चिंता में रहते हैं। ठीक है, अगेन आपका जो एग्जामिनर है ना बेटा, वो आपके टेस्ट में जहाँ जहाँ आप इन क्लॉजेस को यूज़ करते हो वहाँ उनके हाथ में जो रेड पेन होता है उसे अंडरलाइन करता है। करके भी दिखाऊंगी जब राइटिंग टास्क 1 दिखाऊंगी, जैसे राइटिंग टास्क 2 में दिखाया था ना, काउंट करके दिखाए थे ना, तो मैंने बना लिए, इजीली बन गए, आप भी इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, हु क्लॉज बना। उसके बाद हुम क्लॉज भी बन सकता है। देखो हु और हुम में कैसे होता है, शी इज अ डॉक्टर, हुम जिसको और जो में जो फर्क है ना, वो ही हुम और हु में फर्क है। जो, जिस लेडी ने साड़ी डाली है, जिसने साड़ी डाली है वो मेरी क्या है, मतलब वो लेडी गेस्ट ऑफ ऑनर है। ठीक है, शी इज अ डॉक्टर हुम, जिसको, ठीक है, वो जिसने, जिसको, ये छोटे छोटे हिंदी में भी हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं, बट यहाँ पे हमें ध्यान देना है। अगर आपने फ्रेंड्स देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जोई जो है वो हमेशा ही कीप्स ऑन करेक्टिंग पीपल फॉर हु एंड हुम। ये इतना कॉमन एरर है कि सोचिए कि इंग्लिश सीरीज में एक इंसान बाकी के अंग्रेजों की एक गलती ठीक कर रहा है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एरर। ठीक है, टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न। ठीक है, जिस किसी को भी कंसर्न करता है। नेक्स्ट इज हुज, ठीक है, जिसकी कोई बिलोंगिंग है। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट हुज प्रोजेक्ट, जिसका प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्या होती है, बिलोंगिंगनेस है ना, किसी को कुछ बिलोंग करता है, तो बिलोंगिंग के लिए जो है वो है वन द कॉम्पिटिशन वॉज वेरी टैलेंटेड। अब एक और चीज भी हो सकती है, आप यहाँ पे ना, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो। जब आप इन दोनों में कॉमा लगा देते हो तो होता क्या है, ये इसी केस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज बन जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर चीज़ पूरे सेंटेंस में लिखी जाए, यहाँ पे मैं डिपेंडेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी दे सकती हूँ। कैसे, मैंने कहा द वुमन इज द गेस्ट ऑफ ऑनर, यहाँ पे ये क्या है, अधूरा सा है, अभी सेंटेंस को पूरा करने के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, है ना। तो द वुमन हु इज वेयरिंग अ रेड साड़ी, जब मैं उसके बारे में एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसे मैं 2 कॉमर्स में भी दे सकती हूँ। उससे क्या होता है, आपके सेंटेंसेस और ज़्यादा फैंसी लगते हैं, आपका पंक्चुएशन का यूज़ जो है वो और ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। ठीक है, वहाँ से आप इजीली सामने वाले को पता चल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन इससे बिलोंग करती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांसेस और कम हो जाते हैं, बिकॉज यू ऑल्सो कॉन्शियसली नो कि ये मैं सिर्फ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। नहीं तो होता क्या है, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिखना होता द वुमन हु हैज़ 2 बॉयज, फिर यहाँ पे आपका कुछ होता। अब देखिए बॉयज क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे ना इन्हें देखते से किसी बच्चे का मन यहाँ पे आर लगाने को कर सकता है। ठीक है, बट अगर मैं इसे कॉमास में लिख लूँ, हु हैज़ 2 बॉयज, अब मुझे पता है कि मैंने एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया है। एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हुए मतलब आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, मुझे इस औरत की ही बात कर रही हूँ, तो जो आपके एरर करने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। एंड वहाँ पे तो देखिए आईएलटीएस के एग्जाम में हर एक एरर काउंट होता है, हर एक एरर आपके बैड स्कोर को ऊपर या नीचे लेके जा सकता है। अगर आपने एरर किया है डेफिनेटली इट विल हैव सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये हो गए हमारे 3 मेजर क्लॉजेस जिनमें हम बात कर रहे हैं। क्लॉजेस ऑफ टाइम की हमने बात की, हमने क्लॉजेस ऑफ प्लेस की बात की, और हमने क्लॉजेस ऑफ पर्सन की बात की। ये जो 3 हैं ये इतने मतलब यूज़ तो ये भी होते हैं, बट ये इतने हाई एंड माइटली यूज़ नहीं होते दैट वी ऑलवेज हैव टू बी देयर। इन्हें यूज़ करके अगर आप किसी इंसान की बात कर रहे हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं और किसी टाइम की बात कर रहे हैं तो यूज़ हो जाता है। टाइम वाले जो हैं वो आपके राइटिंग टास्क 1 में मैं बार बार कह रही हूँ यूज़ होंगे। यू हैव टू बी सॉरी, यू हैव टू बी विजिलेंट कि हाँ मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आफ्टर से मेरा काम चल जाएगा, यहाँ पे बिफोर से चल जाएगा, यहाँ व्हेन से चल जाएगा। बट इसके अलावा जो हमारे हैं उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं। इन्हें याद रखने की अब एक जाते जाते अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो टेक्निक बता देती हूँ। देखिए जो हमारे प्लेसेस ऑफ क्लॉजेज ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन होते हैं ना,
ये ऑलमोस्ट 5 वाइफ्स 1 हस्बैंड का रूल होता है. क्या होता है? What, when, where, who, why and how. इनमें से जब आपका आईएलटीएस का एग्जाम होता है ना, तो आप ये वाला तो कभी यूज नहीं करेंगे. ये आज आप मुझसे यहीं पे देख लीजिए, यू कैन नॉट यूज दिस वन. ठीक है, ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है. व्हेन आपको पता है, ठीक है, वेयर आपको पता है, हु आपको पता है. अगर आपने ये 3 भी यूज कर लिए, आपका आधा काम हो गया. अब उसके बाद अगर आपने ये बना लिया वैब. वैब क्या है? टाइम के लिए. व्हेन, आफ्टर, बिफोर. कल वाली नेक्स्ट वाले वीडियो के एंड में एक और ऐसी टिप दूंगी जिससे ये याद रखना बहुत ही ईजी हो जाएगा. दैट व्हाट ऑल यू कैन यूज टू मेक योर language, make your IELTS this thing, writing task 2 really more polished. Even your writing task 1, you can fulfill the requirement of your complex sentences without even sitting there and cramming all the structures. उस ट्रिक के लिए बने रहिए. Till then, take care. May God bless you all. Bye bye.